Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट में कोई डाउट है तो बोलिए। किसी को कुछ भी डाउट है फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट में तो बोलिए। कल जो जो क्लास अटेंड किए थे उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. Okay. So today we will discuss about unit number 4 and then 5. Okay. 5 यूनिट जो है मतलब 5th यूनिट बेसिकली आपका नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है इस यूनिट को। तो ये क्वेश्चन कैसा पूछेंगे एग्जाम में एज सच कोई पैटर्न मैं भी नहीं बता सकता हूँ, बट जितना आपके सिलेबस में है वो सारे नोट्स भी आपको दे दिया जा चुका है और प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो फिर भी आज भी कुछ कुछ डिस्कस करूँगा मैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 4 का, है ना। ये तो 2 तक का, ये देखो यूनिट नंबर 4 में आप देख रहे हैं क्वेश्चन एक कन्वर्जन से रिलेटेड आ रहा है। एसआर फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट किया गया है, तो कैसे करना है वो। फिर है रेस अराउंड कंडीशन और जेके फ्लिप फ्लॉप, यानी मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप आपको मेनली बताना है इसमें। फिर है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट 4 बिट्स सिंक्रोनस अप काउंटर, यानी अप काउंटर तो डाउन काउंटर भी पूछेगा तो फिर उसको भी आप बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अप काउंटर हो या डाउन काउंटर हो। देन सीरियल इन सीरियल ऑड एंड पैरेलल इन सीरियल ऑड शिफ्ट रजिस्टर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। तो आपको चारों तरह के जो शिफ्ट रजिस्टर है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि ये चारों तरह का कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें से जनरली आप देखेंगे तो ये महा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप पूछता ही पूछता है और शिफ्ट रजिस्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है ना। और एक काउंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें आपको अप काउंटर डाउन काउंटर हो गया, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर हो गया, उसके अलावा मॉड 5 काउंटर कुछ भी पूछ सकता है। तो एक काउंटर, एक रजिस्टर और एक फ्लिप फ्लॉप, ऐसे टाइप से क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, ठीक है। अब ये तो सेम ही पेपर है शायद, है ना, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है सिंक्रोनस मॉड 6 काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप एंड ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम। तो मैंने आप लोग को एक जनरलाइज्ड भी बताया था काउंटर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, है ना। उस जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप कोई भी काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। मॉड 6 हो तो मॉड 6, मॉड 8 हो तो मॉड 8, कुछ भी हो सकता है, कुछ में ऐसा नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन आया है write the function of preset and clear inputs of the flip flop। ये कुछ नहीं है आपका, प्रीसेट वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इसमें क्या नाम है, रिंग काउंटर में, तो उसको आप बता सकते हो, है ना। और सेट क्लियर सब का कॉन्सेप्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ अटैच करके इसको बता देना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई बड़ा चीज नहीं है। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ऑपरेशन ऑफ द क्लॉक्ड टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप उसका आउटपुट वेव फॉर्म, है ना, तो इसके बारे में बताना है। फिर है एज ट्रिगरिंग एंड लेवल ट्रिगरिंग, है ना, एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, है ना। तो इसको आपको वही बताना है, नेगेटिव एज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप को बताना है, ठीक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो अभी हम लोग यूनिट नंबर 4 डायरेक्टली जंप करते हैं। 3 तक हो चुका है। कौन है अभी फिर से एंटर किया है? हितेश वर्मा। तो देखिए यूनिट नंबर 4 में
हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है? सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट्स किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में जो भी हम आउटपुट, जो भी इनपुट, प्रेजेंट इनपुट देंगे, उसी पे हमारा आउटपुट भी डिपेंड करता है। मीन्स आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट ओनली। बट इन केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, output not only depends upon the present input but it also depends upon the past input। ठीक है, पास्ट इनपुट बोल लीजिए या पास्ट आउटपुट बोल लीजिए। क्यों पास्ट आउटपुट या पास्ट इनपुट बोल रहा हूं मैं? कि पास्ट इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा और दैट वुड बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी एलिमेंट दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप में उसका आउटपुट जो है स्टोर्ड होता है एंड दैट आउटपुट that stored data act as input to the next step। जैसे इस टाइप का, कहाँ है इसमें डायग्राम नहीं बनाया है? डायग्राम नहीं बनाया है, मैं बता रहा हूँ डायग्राम से। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सपोज दैट कॉम्बिनेशनल सर्किट CS, तो एक ये प्रेजेंट इनपुट है ना, और ये आउटपुट है आपका। ओके, और आउटपुट क्या होता है कि स्टोर्ड होता है मेमोरी एलिमेंट में। जनरली फ्लिप फ्लॉप लिया जाता है उसको, उसके लिए, है ना। इस फ्लिप फ्लॉप में क्या करते हैं हम लोग? आउटपुट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोर्ड डेटा है दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ इनपुट। ठीक है, यानी अब ये हमारा जो आउटपुट है, दिस आउटपुट not only depends upon the present input, this present input, but also depends upon the past output which is stored in this flip flop। So this is the basic difference between the sequential circuit and combinational circuits। ठीक है, और बाकी ये सब तो ठीक है, easy to design, ये वो बेसिकली यही है। ठीक, अब देखिए फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली दो आउटपुट होते हैं, एक नॉर्मल आउटपुट होता है, एक इन्वर्टेड आउटपुट होता है। कहने का मतलब ये है, अगर नॉर्मल आउटपुट इज टेकन एज Q, देन इन्वर्टेड आउटपुट इज इक्वल टू Q बार। ओके, इफ Q इक्वल टू 0 देन Q बार इज इक्वल टू 1, इफ Q इज इक्वल टू 1 Q बार इज इक्वल टू 0। ओके, एंड नंबर ऑफ इनपुट्स में वेरी, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, मे बी तीन भी हो सकता है, बट जनरली 2 इनपुट्स होते हैं या 1 इनपुट होते हैं। अब हमारा फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो 2 स्टेट में होता है। ठीक है, 2 स्टेट कहने का मतलब उसकी स्थिति कैसी रहती है। आइदर, मतलब जनरली कोई भी बल्ब है, बल्ब को भी 2 स्टेट में बोलते हैं, ऑफ स्टेट या ऑन स्टेट। सिमिलरली फ्लिप फ्लॉप भी जो है 2 स्टेट में होता है। एक स्टेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीसेट स्टेट या क्लियर स्टेट या लॉजिक 0 स्टेट। सिमिलरली दूसरा स्टेट जो होता है उसको हम लोग सेट स्टेट बोलते हैं या लॉजिक 1 स्टेट या लॉजिक हाई स्टेट। ठीक, लेकिन ये कब होता है रीसेट स्टेट? रीसेट स्टेट तब होता है जब Q का वैल्यू 0 होता है, यानी ये आउटपुट 0 अगर हो गया तो हम इसको रीसेट स्टेट बोलते हैं, ना कि ये आउटपुट। ये आउटपुट की बात नहीं हो रही है, Q की बात हो रही है, क्योंकि Q इक्वल टू 0 तो Q बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो Q इज इक्वल टू 0 देन फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू बी इन रीसेट स्टेट, बट इफ Q इज इक्वल टू 1 देन फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू बी इन सेट स्टेट। ठीक है, अगर Q का वैल्यू 1 है तो हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा? सेट स्टेट में हो जाएगा। यही इसका 2 स्टेट होता है। अब होता क्या है बेसिकली, क्यों इसको एज ए मेमोरी एलिमेंट यूज किया जाता है उसको समझते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड एज अ मेमोरी एलिमेंट, तो एक्चुअली में क्या है कि फ्लिप फ्लॉप के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि अपने आउटपुट को होल्ड करके वो रख सकता है। ठीक है, मतलब एक बार हमने इनपुट दिया और उसके बाद इनपुट देने के बाद कुछ भी आउटपुट आया होगा, इधर 0 या 1, है ना, तो उस 0 या 1 को क्या करेगा? होल्ड करके रखे रहेगा जब तक कि हम दूसरा आउटपुट नहीं दे देते हैं। ठीक है, मीन्स आप अगर ऑफ भी कर दोगे फ्लिप फ्लॉप को तो भी जो है हमारा वो स्टेट स्टोर्ड रहेगा। तो यानी स्टेट को होल्ड करके रखता है, आउटपुट को होल्ड करके रखता है, इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, कोई भी चीज को अगर कोई होल्ड करके रखे हुए, इसका मतलब क्या है? उसके पास मेमोरी कैपेसिटी है।
कोई भी रूम में आप सामान को रखते हो, है ना, तो बोलते हो उसके पास कैपेसिटी है होल्ड करने की या उसको स्टोर करने की, ठीक है। तो उसी तरह से फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, आउटपुट को होल्ड कर सकता है, ठीक है, इसलिए उसको हम एज ए मेमोरी एलिमेंट यूज करते हैं। अब हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसमें भी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली आइदर अगर हम क्लॉक पल्स यूज करते हैं तो क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, अगर क्लॉक नहीं यूज करते हैं तो नॉन क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, और नॉन क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप को जनरली लैच बोला जाता है, ठीक है। तो लैच भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसी तरह से। तो बेसिकली टर्म लैच इज यूज्ड फॉर सर्टेन फ्लिप फ्लॉप एंड इट रेफर्स टू नॉन क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप, है ना। लैच ऑन टू 1 और 0, मतलब लैच ऑन कहने का मतलब ये है कि लैच जो है वो या तो 1 होगा या 0 होगा, जैसे हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसके अनुसार, ठीक है। तो अब देखिए ये है हमारा SR लैच। SR लैच बोलो या SC लैच बोलो या RS लैच बोलो। SR का मतलब हुआ, S का मतलब सेट एंड R का मतलब रीसेट, S का मतलब सेट, C का मतलब क्लियर, अगेन हेयर R मीन्स रीसेट, S मीन्स सेट। तो SR लैच में S और R दो इनपुट्स रहते हैं और आउटपुट भी क्या रहेंगे, दो रहेंगे। आउटपुट फिक्स रहेगा हर एक लैच में या हर एक फ्लिप फ्लॉप में, Q एंड Q बार ही रहेगा। Q इज कॉल्ड नॉर्मल आउटपुट एंड Q बार इज इन्वर्टेड आउटपुट, ठीक है। तो अब देखिए SR लैच की कहानी क्या है कि यहां ध्यान दीजिए, एक नया वर्ड आया है प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट का मतलब यह है कि स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंटली क्या है, मींस बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट व्हाट एवर बी द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। But after the application of input, whatever be the output of the flip flop or state of the flip flop is called next state of the flip flop। यानी कि प्रेजेंट स्टेट का मतलब हो गया हमने अभी इनपुट प्रोवाइड नहीं किया है, और नेक्स्ट स्टेट का मतलब ये हो गया कि हमने इनपुट प्रोवाइड किया, उसके बाद स्टेट चेंज हुआ तो वो किस स्टेट में गया, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। नाउ इफ वी हैव टू इनपुट कॉम्बिनेशन, then number of combination will be 4, 0 0 0 1 1 0 1। अब प्रेजेंट स्टेट फ्लिप फ्लॉप का कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि वो तो स्टेट होल्ड करके रखता है ना, तो वो प्रेजेंट स्टेट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन अगर हम 0 0 इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ये है बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट। अब अगर हम 0 0 प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका वैल्यू 0, R का वैल्यू 0, तो उस केस में देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, मींस 0 0 ही रह जाएगा, 1 1 रह जाएगा। मींस इफ present state is reset, next state will be reset, if present state is set, next state is also set। if S is equal to 0 and R is equal to 1, तो इसको याद करने का क्या तरीका है, R का वैल्यू 1 है, R मतलब रीसेट, रीसेट है, रीसेट 1 है, यानी रीसेट कंडीशन ट्रू है, यानी रीसेट ही होगा। तो देखिए कमेंट्स में लिखा हुआ है रीसेट। सो व्हाट एवर बी द स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, हमारा वैल्यू क्या होगा नेक्स्ट स्टेट में, रीसेट होगा, यानी 0 0 होगा। सिमिलरली यहाँ किसका वैल्यू 1 है, S का वैल्यू 1 है, यानी कि सेट ट्रू है। सेट ट्रू का मतलब क्या हो गया, सेट स्टेट में चला जाएगा व्हाट एवर बी द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। सो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1 and 1। बट इन केस of 1 1 means S is equal to 1 and R is equal to 1, there is not defined case। means we cannot say about the state of the flip flop after the application of inputs S is equal to 1 and R is equal to 1। कैसे नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या होता है कि हो सकता है कि ये जो दोनों वैल्यू है दोनों 0 0 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोनों 1 1 भी हो सकता है, एक 0 एक 1 हो सकता है, एक 1 एक 0 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, इसीलिए इसको नॉट डिफाइंड केस बोलते हैं जब हम S और R का वैल्यू 1 1 देते हैं। तो ये जो हमारा ये केस है, ये डिसएडवांटेज है SR लैच का। इसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया गया है, जिसमें
बाकी सारे कंडीशन जो है, ये सारे कंडीशन सेम रहेंगे एक्सेप्ट दिस वन। इसमें क्या होगा, एस का वैल्यू जे का वैल्यू 1 और के का वैल्यू 1 में टॉगल करेगा। यहाँ नॉट डिफाइंड की जगह पर क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक, अब ये जो है आपका ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है, वो छोटा सा ट्रुथ टेबल है, मतलब रिफाइंड बोल सकते हैं, बट यू हैव टू ड्रॉ दिस ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब उसी को यहाँ पर समझाया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब ये हमारा एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट, नॉर गेट को बनाने के लिए बोलेगा तो नॉर गेट ऊपर नीचे बनाइए और फीडबैक दीजिए और बना दीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। और इसको आप कोई बहुत ज़्यादा याद रखने वाला चीज़ नहीं है, बस याद यही रखना है, एस ऊपर नहीं लिखना है, आर ऊपर लिखना है और एस नीचे लिखना है, दैट्स ऑल। ठीक, अब देखिए नैंड गेट से अगर बनाना है, केवल नैंड गेट से, तो सिंपली अगेन वैसे ही काम कीजिए जैसे आप एसआर इसको बनाया था नॉर गेट से। यहाँ नैंड गेट बस लगा दीजिए, देखिए नैंड गेट लग गया। अब यहाँ आर था, यहाँ एस था, तो यहाँ पे एस लिखिएगा, आर लिखिएगा, लेकिन एक नैंड गेट और जिसमें शॉर्ट कीजिएगा उसका इनपुट को, तो यहाँ एस हो गया, यहाँ आर हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है। एक्टिव हाई एक्टिव लो में डिफरेंस बस यही होता है कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं नॉर्मली वो एक्टिव हाई केस की बात करते हैं, और एक्टिव लो में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। यानी ऐसा हो गया कि 0 0 में यहाँ क्या रहा था, नो चेंज हो रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0 का आउटपुट आएगा ये वाला 1 1 वाला आउटपुट आएगा। सिमिलरली 0 1 के जगह पर क्या है, 1 0 का जो रहेगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो 1 0 में 1 रहता था, देखिए 1 हो गया। फिर है 1 0 में क्या हो जाएगा, 0 1 वाला केस हो जाएगा, यानी कि 0 आएगा आउटपुट, ठीक है। 1 1 में क्या हो जाएगा, 0 0 वाला केस आएगा, बस जस्ट ऑपोजिट सब हो जाएगा। एक्टिव लो और एक्टिव हाई में यही डिफरेंस है। इसके बाद ये सब डायग्राम है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये कौन सा है, और कोई आया है, ये सारे लोग जुड़े हुए थे। ये मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, उससे समझाऊंगा, जो एज ट्रिगर्ड वाला, तो और क्लियर समझ में आएगा। इसको छोड़ दो फिलहाल। गेटेड एसआर लैच, गेटेड एसआर लैच में क्या होता है, एक एनेबल इनपुट और जुड़ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यानी एनेबल इनपुट ऐसा है कि अगर वो 0 रहेगा तो वाट एवर वी प्रोवाइड इनपुट, देखिए यहाँ पे 0 है एनेबल, तो कुछ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट को, हमारा नो चेंज आएगा स्टेट में, यानी 0 0 में रहेगा और 1 1 में रहेगा। क्यूएन हमारा प्रेजेंट इनपुट है और ये नेक्स्ट, सॉरी प्रेजेंट स्टेट है, एंड दिस इज नेक्स्ट स्टेट, क्यूएन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है। अब एनेबल का वैल्यू जब 1 आएगा, तब फिर जो चारों केस है वो चारों केस में जैसा हमने एसआर लैच के लिए किया था वही चीज कर दीजिएगा। ये आपका एनेबल वाला हो गया, मतलब गेटेड एसआर लैच हो गया, ठीक। यूजिंग नैंड गेट, नैंड गेट में एसआर लैच में बस वैसे ही टाइप का बनाना है, एक नैंड गेट यहाँ जोड़ देना है, एक में एस डालिए एक में आर डालिए और दोनों के बीच में एक एनेबल लगा दीजिए, हो गया। ये देखिए गेटेड में इसी को समझाता हूं मैं। एनेबल जब 0 रहेगा देयर इज नो एनी चेंज इन द स्टेट, लेकिन अगर एनेबल 1 हो गया तो हम लोग स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इनिशियली फ्लिप फ्लॉप इज इन रीसेट बोल रहा है ना, यानी रीसेट में था। एस आर कुछ भी आप बना दीजिए अपने हिसाब से, एनेबल को भी अपने हिसाब से बना लीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जो हमारा एनेबल भी होता है, ये विड्थ सब जो है सो सेम होना चाहिए, माने ये विड्थ और ये विड्थ भी सेम आप रखिए। देखिए ये विड्थ सेम है, ये विड्थ सेम है, ऐसे करके सेम रखिएगा। बाकी ये सारा जैसे बनाना है बना दीजिए। खाली ध्यान ये रखना है आपको कि एस और आर दोनों का वैल्यू 1 एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस चीज को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए एस और आर का वैल्यू को अलग अलग रखेंगे, मतलब 1 1 नहीं रखेंगे, 1 1 के अलावा सारा केस को इसमें देख लेंगे। तो देखिए फिर कोई आए हैं साहब,
क्या उमेश साहू सबसे लास्ट रोल नंबर इससे सबसे लास्ट ज्वाइन करने का संकल्प लिए थे क्या तुम? नहीं सर, लाइट बंद था सर, तो वाईफाई बंद हो गया था सर। अरे वाईफाई बंद हो गया था। चल देख यहाँ पे, तो देखिए अब इनेबल 0 है यहाँ पे, है ना, यहाँ से यहाँ तक इनेबल 0 है। इनिशियली फ्लिप फ्लॉप रीसेट है, तो रीसेट मतलब इसको हम रीसेट लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक रीसेट रहा। अब इनेबल जैसे ही हाई हुआ तो एस का वैल्यू देखा गया क्या है, 0, और आर का वैल्यू 1। तो 0 1 के केस में क्या होगा, रीसेट रहेगा। तो ये देखो रीसेट ही रहेगा, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक भी रहेगा, और उसके बाद चूंकि ये इनेबल 0 हो गया है तो यहाँ पूरा तक जो है सो 0 ही रहेगा, रीसेट ही रहेगा। फिर इनेबल हाई हुआ है तो उस केस में एस का वैल्यू कितना हो गया है, 0, और आर का वैल्यू कितना है, 0 ही। तो आपको ना स्टार्टिंग में ही देखना है इनेबल को, ठीक है। यहाँ जैसे ही इनेबल हाई हुआ तो इस केस में ऐसा नहीं, कंफ्यूजन हो जाता लोगों को कि यहाँ 1 तो है, 1 नहीं है, ये इस पॉइंट पे क्या हो गया है, 0 हो गया। तो इसका वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 0, तो क्या रहेगा, ये रीसेट ही रहेगा, नो चेंज होगा। कहाँ तक, नेक्स्ट इनेबल जब तक नहीं आया। फिर नेक्स्ट इनेबल हाई हुआ, एस का वैल्यू 1 हो गया, आर का वैल्यू 0 हो गया, यानी क्या हो जाएगा, 1 आएगा, सेट हो जाएगा। ये कब तक रहेगा, यहाँ तक, नेक्स्ट इनेबल तक। यहाँ फिर देख रहे हैं एस का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको 0 ले लीजिए। इस तरह से आपको वेव फॉर्म बनाना है। तो वेव फॉर्म को दिमाग में सेट कर लीजिए कि कैसे बनाना है, और इसका जस्ट ऑपोजिट आपका क्या रहेगा, क्यू बार रहेगा, ठीक। गेटेड डी लैच, डी लैच में सिंगल इनपुट्स होते हैं और आउटपुट 2 होते हैं। सिंगल इनपुट हमने डी लिया है, डेटा, डी का मतलब होता है डेटा, मतलब जो हमने दिया वही उसके पास आउटपुट में भी रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम डी लैच को हम लोग एस आर से भी बना सकते हैं, तो उसको हम लोग आगे अभी देखेंगे भी। कुछ नहीं करना है, एस आर लैच के बीच में केवल क्या है, एस और आर इनपुट के बीच में एक इन्वर्टर लगा देना है, तो ये डी लैच की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। इसको आप देखेंगे एस आर से डी में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो ऐसे ही बनेगा। अब देखिए इसका अगर ये बनाना चाहेंगे ट्रूथ टेबल, तो इनेबल 0 है, वट एवर बी द इनपुट, हमारा नो चेंज इन द स्टेट होगा, 0 0 रहेगा, 1 1 रहेगा। ध्यान दीजिए, हमेशा बार बार बोल रहा हूं मैं, Q1 मतलब प्रेजेंट स्टेट, Qn प्लस 1 मतलब नेक्स्ट स्टेट। अब देखिए इनेबल को 1 कर दिया गया, और डी का वैल्यू 2 ही वैल्यू हो सकता है, इधर 0 या 1। अगर 0 है, प्रेजेंट स्टेट 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता। सिमिलरली अगर डी का वैल्यू 1 है तो प्रेजेंट स्टेट 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो प्रेजेंट स्टेट, इट डजेंट मैटर, इफ डी इज इक्वल टू 0 देन हमारा आउटपुट हमेशा 0 ही होगा, एंड डी इज इक्वल टू 1 तो हमारा आउटपुट 1 होगा, यानी सेट होगा, और इस केस में रीसेट हो जाएगा। तो ये हमारा डी लैच है, ठीक है। अब उसी तरह से इसका वेब फॉर्म भी बनेगा, जैसे उसको एसआर का किए तो वैसे ये बन जाएगा, बताने की जरूरत नहीं मेरे को लगता है। अब देखिए एसआर लैच आप डी फ्लिप फ्लॉप, डी बोल रहा हूँ, नैंड गेट से आपने बनाया था एसआर लैच को, तो इतना बनाया होगा, ये डायग्राम इतना था, ठीक। अब ये दोनों के बीच में एक और क्या कर देना है, इन्वर्टर लगा देना है, फिर नैंड गेट के इनपुट्स को ये करके शॉर्ट करके और दोनों के बीच में लगा देना, दैट्स ऑल। ये हमारा डी बन गया। अब क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप बोलता है, क्लॉक फ्लिप फ्लॉप मतलब क्लॉक पल्स उसमें रहेंगे, उसको हम लोग क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, जिसमें इस ये क्लॉक पल्स होता है ऐसा, इसको हम लोग पॉजिटिव एज बोलते हैं या लीडिंग एज भी बोला जाता है, और इसको नेगेटिव एज, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, 1 से 0 हो रहा है, नेगेटिव एज या ट्रेलिंग एज भी बोला जाता है। जैसे अब क्लॉक में भी पॉजिटिव क्लॉक होगा, नेगेटिव क्लॉक रहेगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो जैसे ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है, केवल ट्रायंगल रहेगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बोलेंगे। देखिए डी में भी, यहाँ भी पॉजिटिव एज, ये भी पॉजिटिव एज, लेकिन नेगेटिव एज में क्या होता है कि एक बबल लगाते हैं ट्रायंगल के साथ, सब में देखिए लगा हुआ, इसको हम लोग नेगेटिव एज ट्रिगर्ड बोलेंगे। अब देखिए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी मैंने बताया था क्वेश्चंस उसमें दिखाया था एज ट्रिगर्ड वाला, क्लॉक वाला, है ना,
तो ये इसी को समझाना है, पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर, इसी को समझाना रहेगा। तो देखिए पॉजिटिव एज ट्रिगर में ये पॉजिटिव सिग्नल शो करेंगे क्लॉक पल्स को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, और यहाँ क्या ट्रायंगल बस केवल रहेगा, एसआर कौन शो कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, केवल एक क्लॉक पल्स को कॉलम बनाइए और अपवर्ड डायरेक्शन में एरो कीजिए, बाकी सब कुछ सेम है जैसे अपने एसआर का देखा, वही एसआर है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। अब इसका मेन चीज है इसको समझना, जहां जहां पॉजिटिव एज होते जा रहे हैं वहां पे उस पॉइंट पे देखना है एस और आर का वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली बोला जा रहा है कि लिखा नहीं है इसमें, लेकिन इनिशियली इसमें रीसेट, तो देखो रीसेट में है तो इसको रीसेट यहां से यहां तक चलाइए, यहाँ पॉजिटिव एज आया, एस का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 1, यानी क्या हो जाएगा, रीसेट ही रहेगा, कहां तक, नेक्स्ट पॉजिटिव एज तक यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे फिर से देखिए 1 0 यानी 1 हो जाएगा, तो इसलिए 1 हो गया, कहां तक, नेक्स्ट यहां तक। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, इस एज पे एस का वैल्यू 1 हो गया है और आर का वैल्यू 0 हो गया है, यानी 1 ही रहेगा, कहां तक, नेक्स्ट एज तक। यहाँ क्या है, 0 1, 0 मतलब 0, तो ये 0 हो गया। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू आर हो गया, खत्म। इसी को नेगेटिव एज अगर करना है तो नेगेटिव एज खाली दिखा देना है, यहाँ पर क्लॉक पल्स बनाकर नेगेटिव एज शो कर दो, यहाँ पर एक गोला लगा दो, ठीक है, और बाकी बस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप एरो कर दीजिए। इसको तो आप लोग बनाए भी हो शायद असाइनमेंट में, ठीक। तो इसमें नेगेटिव एज पे देखना है, ये जो पॉजिटिव एज देखते थे उसकी जगह पर नेगेटिव एज पे देखेंगे। जैसे इसमें देख रहे हैं आप एस का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 0, तो क्या होना चाहिए, 1 हो गया। इनिशियली रीसेट में है, देखो इनिशियली रीसेट में है, तो रीसेट से क्या हो गया, यहाँ पे सेट हो गया, है ना, कहां तक, यहाँ तक। फिर यहाँ पे देखेंगे 0 0 0 0 मीन्स नो चेंज, फिर आया है नो चेंज, है ना। अब ये वाला नहीं है, ये वाला नेगेटिव एज, यहाँ 0 1 0 1 मतलब 0, तो ये 0 हो गया, इस तरह से काम करता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब जी सर। अब है आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप की मैंने कहानी बताई थी कि एसआर में जो डिसएडवांटेज था कि 1 और 1 वैल्यूज रहने से, इनपुट रहने से हमारा क्या होता था, यहाँ पे लिखते थे कि नॉट डिफाइंड केस, तो उसी को क्या कर दिया है इसने, टॉगल बना दिया है, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो टॉगल का मतलब क्या हो गया, 0 1 में कन्वर्ट हो गया और 1 0 में कन्वर्ट हो गया, दैट्स ऑल, बाकी सब सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे जो वेव फॉर्म है उसमें भी अब कोई बंधेज नहीं रहा, कोई बंधन नहीं रहा कि आप एस का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू 1 को मत शो कीजिए, इसमें आराम से शो कर सकते हैं जे का वैल्यू 1, के का वैल्यू 1। क्योंकि जे का वैल्यू 1 और के का वैल्यू 1 जब आप इसमें शो करेंगे तो टॉगल का केस आप दिखा सकते हैं, और टॉगल का केस आप इसको दिखाइए फिर, है ना। उसी तरह से नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप रहेगा। अब ये डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप तो समझा चुका हूं, जरूरत नहीं है। टी फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट बस इतना ही होता है कि अगर टी का वैल्यू 1 है तब ये टॉगल करेगा, देखिए यहाँ पर 0 1 हो गया, 1 0 में कन्वर्ट। लेकिन टी का वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में देयर इज नो एनी चेंज इन द स्टेट। समझ में आ रहा है? अभी भी कोई महान आया है, गौरव साहू। एक मिनट में।
तो टी फ्लिप फ्लॉप का यही कॉन्सेप्ट है कि टी का वैल्यू 1 रहेगा तो टॉगल करेगा, टी का वैल्यू 0 रहेगा तो टॉगल नहीं करेगा। ठीक है, तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गया होगा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए रेस अराउंड कंडीशन को मैंने पहले भी बताया था कि आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ भी कहानी, कुछ भी क्वेश्चन आए, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप या रेस अराउंड कंडीशन, कहानी शुरू से ऐसे ही लिखना है, यहाँ से चालू ही कर देना है आपको। ठीक, होता क्या है कॉन्सेप्ट इसमें कि दो तरह की चीजें होती है, एक होता है क्लॉक पल्स विड्थ, ये टीपी से रिप्रेजेंट किया गया, और एक होता है प्रोपगेशन डिले जिसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर प्रोपगेशन डिले में क्या होता है कि आउटपुट प्रोवाइड होता है। जैसे हमने कोई भी गेट यूज किया, उस गेट में इनपुट दिया तो कुछ देर बाद आउटपुट आता है, तो वो जो कुछ देर बाद जो आउटपुट आता है दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन डिले। ठीक है, तो अब चूंकि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप बना है तो उस फ्लिप फ्लॉप में गेट्स तो लगे हुए रहते हैं ना, तो गेट्स लगे हुए रहते हैं तो प्रोपगेशन डिले तो हो ही सकता है। तो एक डेल्टा टी हुआ और एक क्या होता है टीपी है, पल्स विड्थ है। यानी पल्स विड्थ मतलब कि उतना टाइम लगता है उसको पल्स को जनरेट होने में, मतलब नेगेटिव एज और पॉजिटिव एज को होने में। तो एक कंडीशन ऐसा है कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, ठीक है, और टीपी जो है बहुत बड़ा है, मतलब दोनों के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा है, डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन टीपी। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स, जैसे एक तो हम लोग देखते हैं पॉजिटिव एज पे कि क्या है स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, दूसरा हम लोग नेगेटिव एज पे देखते हैं। तो पॉजिटिव एज पे जो इसका फ्लिप फ्लॉप का स्टेट रहेगा, जरूरी तो नहीं है कि नेगेटिव एज पे भी वही उसका स्टेट रहेगा। ठीक, ये भी नहीं बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एज में अगर रिसेट में है तो नेगेटिव एज में जो है सेट में हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। समझ में आ रहा बात, क्योंकि वो तो डिसाइड कर रहा है, वो डिटरमिन कर रहा है डेल्टा टी, और बहुत सारे डेल्टा टी जो है टीपी के बीच में है, यानी बहुत सारे डेल्टा टी हो चुके होंगे टीपी के बीच में। तो एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स आखिर क्या स्टेट होगा हमारे फ्लिप फ्लॉप का, ये हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। इसी को हम लोग रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं। तो इसको दूर करने के लिए एक उपाय ये होता है हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम टीपी को छोटा कर दें और डेल्टा टी को बड़ा कर दें। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा स्टेट यहाँ पे रहेगा वही स्टेट यहाँ पे रहेगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको नहीं करते हैं। करते क्या है, तो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, जिसमें से एक फ्लिप फ्लॉप जो है जेके फ्लिप फ्लॉप मास्टर की तरह काम करेगा, दूसरा स्लेव की तरह काम करेगा। जैसे ही पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स जनरेट किया गया तो उस पॉजिटिव एज में ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। और ये काम कैसे करेगा, देखिए यहाँ पर कनेक्शन ऐसा किया गया है कि दिस विल एक्ट एज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड and this will act as a negative edge trigger. Okay, so during the positive edge slave will be ideal, स्लेव कोई काम नहीं करेगा, मास्टर जो है सो वर्क करेगा, इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट को होल्ड करके रखे रहेगा। नेगेटिव एज जैसे ही क्लॉक पल्स का आता है तो उसके बाद क्या करेगा, ये आउटपुट जो है एज ए इनपुट दे देगा दूसरे फ्लिप फ्लॉप को, जिसको हम लोग स्लेव फ्लिप फ्लॉप बोल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स क्या आउटपुट आएगा वो हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं इजिली। यही है हमारा मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, एंड इट इज वन ऑफ द महा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता ही आता है जनरली। ठीक, अब इसका डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, दो तरह का ये बनाया गया है। देखो एक जेके फ्लिप फ्लॉप ये है, दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप ये है। अब इस फ्लिप फ्लॉप में देख रहे होंगे आप, ऐसे देखो ये कनेक्शन किया गया है और इसके साथ क्या किया गया है, इन्वर्टर लगा दिया गया। देखिए यहाँ पे भी ये इन्वर्टर लगाया गया। इस इन्वर्टर को चूंकि नैंड गेट बनाना है तो नैंड गेट के इनपुट को शॉर्ट करके इसमें लगा दिया गया है, इसके साथ हो गया खत्म। ये हमारा मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया और कुछ नहीं। साफ सुथरा डायग्राम बनाइए एग्जाम में, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लिखने का कोशिश कीजिए। नहीं भी आ रहा है तो भी लिखिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उसको भी डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए, बट ऑलवेज ट्राई that your copy should not be blank.
मैं हमेशा आपको हिदायत दे रहा हूं, ब्लैंक कॉपी रहेगा, मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता हूं, आई विल बी हेल्पलेस। कुछ लिखा हुआ होना चाहिए तभी हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कुछ हो पाएगा। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिए। CT2 के कॉपी में, CT1 के कॉपी में मैंने देखा ब्लैंक ब्लैंक पेज रखती हैं, ऐसा नहीं। और कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि क्वेश्चंस को लिख दीजिए, कुछ लोगों ने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन लिखने नहीं बोल रहा हूँ बेटा, आप उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत लिखिए। और जब पूरा हथियार खत्म हो जाता है तो आपको जो आता है उस टॉपिक से रिलेटेड लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कभी भी ब्लैंक कॉपी मत सबमिट कीजिए और प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। बहुत सारे डायग्राम्स हैं जिसको प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा, मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ बट प्रैक्टिस तो आपको ही करना है, ठीक। अब देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। इसकी जरूरत हम लोग को कहाँ पड़ती है, ये कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप इनटू अनदर फ्लिप फ्लॉप। तो एक्साइटेशन टेबल और ट्रुथ टेबल में डिफरेंस यही होता है कि ट्रुथ टेबल में यहाँ पे इनपुट लिखते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम लोग आउटपुट लिखते हैं, लेकिन एक्साइटेशन टेबल में उल्टा होता है, आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट चेंज होता है। तो Qn प्लस 1 एक्चुअल में क्या है, ये प्रेजेंट स्टेट है, ये क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेट में है, ठीक। तो इसका कॉम्बिनेशन बना दिया गया है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है SR के लिए कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों सेम है, तो उस केस में एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि S और R का वैल्यू 0 0 रहे। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि वट एवर बी द प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट अगर 0 है तो उस केस में S वैल्यू 0 और R का वैल्यू 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों कंडीशन में ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट कंडीशन, यानी कि R का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना, जिसको हम डोंट केयर बोल देते हैं, और इसका वैल्यू 0 रहेगा, तो हमारा आउटपुट यही आएगा, ठीक। सिमिलरली विद द सेकंड केस में ये टॉगल हो रहा है, टॉगल को डील हम लोग नहीं करते हैं SR में, तो इसलिए यहाँ पर और कुछ हो ही नहीं सकता, सिंपली हम नेक्स्ट स्टेट को देखेंगे क्या है, 1 है, यानी S का वैल्यू 1, R का वैल्यू 0 ले लेंगे, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड। सिमिलरली विद द थर्ड केस, टॉगल कर नहीं सकते हैं कुछ, तो 0 है तो 0 1 का वैल्यू हो जाएगा। फिर लास्ट वन इज 1 1, ये हेयर ऑल्सो देयर इज नो एनी चेंज इन द स्टेट, इट मीन्स दैट 0 और 0 तो होना ही चाहिए, उसके अलावा नेक्स्ट स्टेट जो है आपका 1 है, यानी S का वैल्यू 1 और R का वैल्यू 0, ये भी सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स दैट इफ Qn and Qn plus 1 both are 1, then S may be any value 0 or 1, that is don't care, and R will be 0, ठीक। तो आप इसी को देखेंगे तो इसको इम्प्रूव्ड वे में ऐसे बना सकते हैं ट्रुथ टेबल को। तो ये है हमारा एक्साइटेशन टेबल। सिमिलरली विद द जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप में सब कुछ सेम है, वैसे टाइप का रहेगा सिस्टम, बस देखिए यहाँ पे टॉगल कर रहा है, यहाँ भी टॉगल कर रहा है, वो SR में नहीं हो रहा था, तो टॉगल कर रहा है तो एक 1 1 वाला केस यहाँ भी जुड़ेगा, और बाकी ये तो उसमें भी था, ठीक। तो इस तरह से हमारा जो जेके फ्लिप फ्लॉप का ये हो जाएगा एक्साइटेशन टेबल। डी फ्लिप फ्लॉप का कोई बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता नहीं है, देखा जाए तो, है ना, सिंगल इनपुट्स है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी रहे प्रेजेंट उजेंट से कोई मतलब होता नहीं है इसको, अगर ये देखना है बस केवल Qn plus 1 का वैल्यू जो भी रहेगा दैट वुड बी आवर इनपुट, खत्म, 0 0 1 1 0 0 1 1। टी फ्लिप फ्लॉप में जहां टॉगल हो रहा है उस केस को केवल हम लोग देखते हैं, यानी 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है 1 0 में, वहां पर टी का वैल्यू 1 रख देते हैं, बाकी का वैल्यू 0 खत्म। अब जनरलाइज्ड मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, मैं एक एक कन्वर्जन नहीं बताऊंगा कि कन्वर्जन हम लोग करते कैसे हैं। कन्वर्जन करने के लिए सपोज दैट SR को D में हम लोग कन्वर्ट कर, या सबसे थोड़ा सा टिपिकल टाइप का वाला समझा देता हूँ, हाँ चलो इसी को देखते हैं, SR to T फ्लिप फ्लॉप को। जिस भी फ्लिप फ्लॉप में आपको कन्वर्ट करना रहेगा उस फ्लिप फ्लॉप का हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल को बनाएंगे, और जिस फ्लिप फ्लॉप से कन्वर्ट करना रहेगा उसका हम लोग को क्या करना है, इसमें तो दोनों चीज वही लिख दिया है,
क्या करना पड़ेगा बताइए? ट्रुथ एक्साइटेशन टेबल बनाना पड़ेगा। किसका एक्साइटेशन टेबल बनाना पड़ेगा? जिसको कन्वर्ट करना है। मतलब एसआर का एक्साइटेशन टेबल बनेगा, है ना? यस। देखिए यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल ना होकर के ये हो गया एक्साइटेशन टेबल, है ना? एक्चुअल में एक्साइटेशन टेबल ही बना हुआ है, ठीक। और ये ट्रुथ टेबल बना हुआ है। उसके बाद कन्वर्जन टेबल बनाना है। कन्वर्जन टेबल में एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। इसको देखिए कॉपी पेस्ट कर दिया गया। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद इस क्यू एन प्लस 1 के वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग एस और आर का वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ पे चेंज करेंगे मतलब यहाँ एक्साइटेशन टेबल से देखेंगे 0 0 है तो 0 डोंट केयर, 1 1 है तो डोंट केयर 0, इस टाइप से बना दिए। आफ्टर दैट वी हैव टू डिराइव द लॉजिकल इक्वेशन बाय यूजिंग के मैप, जिसमें आपको केवल ये वाला और ये वाला लेना है वेरिएबल, है ना? यहां तो बस एक ही रहेगा क्यूएन ही, और इधर हो सकता है 2 भी हो सकता है किसी किसी में, और इसमें 1 है तो 1 है। तो इसमें 2 वेरिएबल के मैप यूज हो रहा है। देखिए 2 वेरिएबल के मैप यूज करके एस का वैल्यू निकाल दिए और आर का वैल्यू निकाल दिए। एस का वैल्यू आर का वैल्यू जब निकल चुका है तब एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाइए और उसके बाद लॉजिक डायग्राम बना दीजिए, हो गया खत्म। यही है हमारा कन्वर्जन। तो कोई भी कन्वर्जन हो, किसी भी फ्लिप फ्लॉप को किसी भी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना रहे, आपको एक्साइटेशन पता होना चाहिए, एक्साइटेशन टेबल कैसे बनेगा और ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। और ये प्रोसीजर सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका ट्रुथ टेबल, जिसको कन्वर्ट करना है उसका एक्साइटेशन टेबल, देन कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल में एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है ट्रुथ टेबल को, और एज पर द वैल्यू ऑफ क्यू एन प्लस 1 एक्साइटेशन टेबल देख करके आपको यहाँ पर फिर इसका लॉजिकल इक्वेशन डिराइव करना और फिर यहाँ डायग्राम बनाना। दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को दिक्कत? जी सर। नेक्स्ट हमारा शिफ्ट रजिस्टर है। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं, उसके बाद जो है सो हम लोग फिर से मिलेंगे। आप लोग भी 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है? 5 मिनट्स में हम लोग मिलते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से। शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर या काउंटर कुछ भी जो है वो बेसिकली उसमें फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन होता है। कैसे एप्लीकेशन होता है? क्योंकि बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर या काउंटर जो होते हैं सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप को ही बोला जाता है। ठीक है। अब शिफ्ट रजिस्टर में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग स्टोरेज करते हैं इसमें। ठीक है। और काउंटर्स में क्या होता है कि काउंटर भी स्टोर ही करता है, होल्ड करके ही रखता है, और वही होल्ड करके जो रखता है डेटा को, तो वही स्टेट में हम उसको बताते हैं कि ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है, और उसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग कर रहा है वो, है ना। एंड द काउंटिंग विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो शिफ्ट रजिस्टर में शिफ्ट रजिस्टर क्यों रखा गया नाम इसको? क्योंकि इसमें टेम्पररी स्टोरेज होता है और शिफ्टिंग कैपेबिलिटीज होती है। ठीक है। आवाज आ रही है ना सब लोग को? जी सर। यस सर। तो शिफ्ट रजिस्टर में टेम्पररी स्टोरेज कैपेसिटी होता है और शिफ्टिंग कैपेबिलिटी होता है। कैसे शिफ्टिंग होता है, कैसे स्टोरेज होता है, हम लोग आगे देखेंगे। ये बफर रजिस्टर वगैरह मैं नहीं बता रहा हूं अभी। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना खुद से, सब आता नहीं है जनरली। ये जो है आपको ध्यान रखना है कि डेटा ट्रांसमिशन इन शिफ्ट रजिस्टर, मैंने क्लास में भी बताया था, दिस इज डेटा ट्रांसमिशन इन शिफ्ट रजिस्टर। इसको आप टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर मत मानना। टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये बनाना है ना, सीरियल इन सीरियल आउट, इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, नॉट दिस वन। ये डेटा ट्रांसफर कैसे होता है या ट्रांसमिट कैसे होता है उसके बारे में ये बतलाया गया है केवल। ठीक है। तो अब देखिए सीरियल इन सीरियल आउट में शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है कि देखो सब में सारे डी फ्लिप फ्लॉप जो हैं, चूंकि 4 बिट का हम लोग यहाँ बता रहे हैं तो चार फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया है। चारों फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि हम वही चीज स्टोर करना चाह रहे हैं जो हम यहाँ से देंगे। ठीक है। तो सीरियली डेटा इन होगा, कहाँ से? यहाँ से, और यहाँ से डेटा आउट होगा, यहाँ से, और यहाँ से डेटा इन होगा। ठीक है। सब में नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स लगे हुए हैं, कॉमन क्लॉक पल्स हैं। इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप हमारा 0 0 0 0 है, यानी रीसेट मोड में है। ठीक है। हम सपोज दैट 0 1 0 1 स्टोर करना चाह रहे हैं, तो पहला क्लॉक पल्स जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो ये वाला पहले डेटा जाएगा, ये 1, ये वाला 1, ये 1 यहाँ आया। ठीक, ये 1 यहाँ जैसे ही आएगा तो हमारा Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और बाकी इन सब का क्या वैल्यू रहेगा? 0 0 0 0 ही रहेगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही दूसरा क्लॉक पल्स देंगे तो ये वाला 1 जो है एज ए इनपुट इसमें आ जाएगा, तो Q2 का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के ऐसा हो रहा है कि ये सेकंड क्लॉक पल्स जैसे ही देंगे तो ये वाला 0 जो है इसमें D1 में चला जाएगा, तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हमने इनपुट दिया है। और Q2 का वैल्यू जो है ये वाला 1 हो जाएगा, और Q3 का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, और Q4 का वैल्यू ये 0 हो जाएगा। थर्ड क्लॉक पल्स देंगे तो हमारा D का वैल्यू 1 रहेगा, D1 का ये वाला, यानी Q1 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और Q2 का वैल्यू कहाँ से आएगा? इससे आएगा। Q3 का वैल्यू इससे आएगा, Q4 का वैल्यू इससे आएगा। फोर्थ क्लॉक पल्स होगा तो ये वाला जाएगा, ये 0, इसमें तो Q1 का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। और Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये Q1 से आएगा, Q3 Q2 से आएगा, और Q4 Q3 से आएगा। इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शिफ्टिंग कैपेबिलिटी इसमें है, और टेम्पररी स्टोरेज भी हो रहा है। स्टोरेज तो हो ही रहा है, दिख ही रहे हैं, और शिफ्टिंग कैपेबिलिटी हो रहा है, एक दूसरे में शिफ्ट हो रहा है डेटा। ठीक है। तो इस तरह से जो है शिफ्टिंग एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी, दोनों कैपेबिलिटी होता है हमारा शिफ्ट रजिस्टर में। ठीक है। तो ये है हमारा सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। दूसरा है सीरियल इन पैरेलल आउट। सीरियल इन पैरेलल आउट में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीरियली डेटा इन हुआ, पैरेलली डेटा आउट हो गया, खत्म, इसमें और ज्यादा दिमाग नहीं है। अब पैरेलल इन सीरियल आउट में आपको क्या करना है, ये डायग्राम थोड़ा सा लफड़ा वाला है ना। शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार यहां पर देखिए एक सिग्नल है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि शो ये किया जा रहा है कि अगर शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार, ये वाला है ना,
कहाँ गया वो, शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार अगर लो है ना, इसका वैल्यू अगर लो होता है तो उस केस में क्या होता है कि शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर होता है। देखिए शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार यहाँ पर जो है ना, जब यहाँ पे देखिए इन्वर्टर एक लगा हुआ है, ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0 दे दिया हमने, तो 0 दे दिया तो इससे कनेक्टेड हमारा ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है गेट, ठीक है। तो ये वाला गेट क्या कर रहा है बेसिकली, इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां से नहीं, इसके थ्रू हमारा क्या हो रहा है, इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 0 रहेगा तो इनपुट जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो डिसेबल हो जाएगा 0 हो जाने से, ठीक है। और अगर 1 देते हैं तो उस केस में हमारा ये डिसेबल हो रहा है, ठीक है, और इसके डिसेबल्ड हो जाने से क्या हो जा रहा है, शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। तो बस शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार पे पूरा कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। फिर जो आपका ये है पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो इसमें पैरेलली डेटा इन होगा, पैरेलली डेटा आउट हो जाएगा, बस यही आपका शिफ्ट रजिस्टर है और कुछ नहीं। अब देखिए काउंटर, काउंटर मैंने बताया था स्टेट काउंट होता है ना, या बोलिए कि पल्सेस को काउंट करते हैं हम लोग। दो तरह के काउंटर्स होते हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस सिंक्रोनस में डिफरेंस यही होता है कि सिंक्रोनस के केस में सारे फ्लिप फ्लॉप्स जो कैस्केडिंग ऑर्डर में अरेंज रहते हैं काउंटर में, उन सब का क्लॉक पल्स सेम ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन एसिंक्रोनस के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है उसमें, तो ऐसा होता है इसमें, देखिए ये देखिए क्लॉक पल्स कहां से आता है, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट जो होता है वो एज अ क्लॉक पल्स काम करता है दूसरे पे। इसका आउटपुट देख रहे हैं, एज अ क्लॉक पल्स काम कर रहा है दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, इसको हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस। और सिंक्रोनस में क्या होता है, सबका क्लॉक पल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। यही डिफरेंस है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर में। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग अप काउंटर की बात करते हैं, है ना, एसिंक्रोनस 2 बिट रिपल अप काउंटर, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, तो वो सब तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो नेगेटिव क्लॉक पल्स लगा दो ये। तो अप काउंटर में क्या करेंगे, Q1 को कनेक्ट करेंगे क्लॉक पल्स से, डाउन काउंटर में क्या करेंगे, Q1 बार को कनेक्ट करेंगे क्लॉक पल्स से। तो अब इस केस में आपको दिमाग बस ये लगाना है कि पहला फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल करेगा हर एक नेगेटिव एज पे, मतलब जब जब नेगेटिव एज आएगा क्लॉक पल्स का, तो देखो J1 K1 का वैल्यू 1 दिया गया है, इन्हें टॉगल करेगा ही करेगा। लेकिन दूसरा फ्लिप फ्लॉप तभी टॉगल करेगा जब Q1 का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि Q1 का वैल्यू 1 आएगा तब ये नेगेटिव एज की तरह काम करेगा। अगर इसको 0 लिख देंगे Q1 का, तो ये तो पॉजिटिव एज होगा, पॉजिटिव एज में तो ये काम करेगा ही नहीं J2 के, मतलब ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप। तो इसलिए दूसरा फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा जब Q1 का वैल्यू 1 रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये ट्रुथ टेबल बन सकता है। इनिशियली दोनों 0 0 में है ना, 0th काउंट बता रहा है। अब फर्स्ट क्लॉक पल्स जनरेट किया गया नेगेटिव एज का, तो उस केस में क्या होगा, इनिशियली रीसेट में था, है ना, लिखा गया है रीसेट, तो रीसेट में ही है। अब पहला क्लॉक पल्स जैसे ही जनरेट किया गया तो ये तो टॉगल करेगा ही, ठीक। तो ये क्या हो गया Q1 0 से 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक। लेकिन Q2 का क्या होगा, Q2 तभी होगा जब Q1 का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ 0 है, तो इसलिए Q1 0 है तो ये 0 का 0 ही रह गया। देखिए तो जहां जहां Q1 का वैल्यू 1 हो गया वहां देखो टॉगल कर गया, यहाँ 0 है सेम रह गया, यहाँ 1 है देखो टॉगल हो गया यहाँ पे। और ये जो है हर एक क्लॉक पल्स पर टॉगल करेगा पहला फ्लिप फ्लॉप, यानी Q1 का वैल्यू हमेशा 0 1 1 0 1 0 स्टेप से आएगा, ठीक। ये वेब फॉर्म तो अब बन ही जाएगा, इसमें बताने की जरूरत है नहीं। अब डाउन काउंटर की बात करेंगे तो देखो Q1 बार कनेक्ट किया गया क्लॉक पल्स, तो इस केस में क्या हो गया, FF1 यानी पहला फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा हर एक नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स में। लेकिन दूसरा फ्लिप फ्लॉप टॉगल कब करेगा, जब, ध्यान दीजिए, Q1 बार इज इक्वल टू 1 रहेगा तभी टॉगल करेगा, यानी कि Q1 इज इक्वल टू 0 रहेगा तब टॉगल करेगा। देखिए यहाँ 0 है ये टॉगल किया, यहाँ 1 है कोई टॉगल नहीं किया, यहाँ 0 है टॉगल किया, यहाँ 1 है तो टॉगल नहीं, ऐसा है। ये डाउन काउंटर है।
अब अप डाउन काउंटर में दोनों को मिला दिया गया। अब इसमें m एक कंट्रोल लिया गया। अगर m का वैल्यू 1 है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 है, यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है, 0 हो गया। 0 होने का मतलब ये काम नहीं करेगा, यानी कि Q1 कनेक्टेड है क्लॉक पल्स से, ये आप काउंटर की तरह है। और अगर m का वैल्यू 0 है तो उस केस में ये तो सही रहेगा, ये काम नहीं करेगा, यानी ये कनेक्ट होगा इससे, ये डाउन काउंटर की तरह काम करेगा। हो गया अप डाउन काउंटर। ठीक। सिंक्रोनस में देखिए क्या हो रहा है। सिंक्रोनस में क्या कर रहा है कि सिंपली ये देखो क्लॉक पल्स, कॉमन क्लॉक पल्स दे दिया गया है ना। तो डायग्राम को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि कैसे बनाना है। ठीक। और इसमें कुछ नहीं दिमाग आप लगाइए, ज्यादा दिमाग कुछ मत लगाइए आप, क्योंकि एकदम अब लास्ट स्टेज है। तो सिंपली 0th क्लॉक पल्स में सबको रिसेट कर दीजिए और पहला क्लॉक पल्स में बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। 1 2 3 जितना क्लॉक पल्स होगा उतना उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए, 16 तक कन्वर्ट करके समझ आ गया। अब यहां क्या होगा, पहला फ्लिप फ्लॉप कैसे टॉगल करेगा, हर एक क्लॉक पल्स में नेगेटिव एज के। दूसरा कब टॉगल करेगा, तो देखिए टॉगल करने के लिए J2 K2 का वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी Q1 का वैल्यू 1 रहेगा तो टॉगल करेगा। तीसरा फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल करेगा, J3 और K3 का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो उसके लिए 1 देखिए ये वाला 1 होना चाहिए, दिस 1, ये आउटपुट। और ये 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों को 1 होना पड़ेगा। दोनों को 1 होने के लिए यानी कि Q1 डॉट Q2 इज इक्वल टू 1 रहेगा, तो ये भी टॉगल करेगा। सिमिलरली चौथा फ्लिप फ्लॉप तब टॉगल करेगा जब Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 इक्वल टू 1 है, तभी जो है सो हमारा फोर्थ फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा। यही कॉन्सेप्ट है इसका, और कुछ नहीं है। देखो अब डाउन काउंटर की बात करें, कोई और महाशय आए थे अभी, कहाँ चला गया। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। हाँ यस सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, हाँ डाउन काउंटर में क्या करना है, डाउन काउंटर में काउंटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देना है आपको। ठीक है, देखिए 0th क्लॉक पल्स में ये कर दीजिए, फर्स्ट क्लॉक पल्स में एकदम देखिए बाइनरी में ही आपको बस कन्वर्ट कर देना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन बस खाली हो गया। अब इसको समझाना है तो अब ऐसे लाइन बाय लाइन थोड़ा सा अच्छे से समझाइएगा, ऐसे बस केवल मत लिखिएगा, है ना। थोड़ा बढ़िया समझाइएगा कि एंड गेट लगा हुआ रहेगा, ऐसे वैसे सब कुछ फ्लिप फ्लॉप कैस्केडेड ऑर्डर में कनेक्टेड रहेगा। थोड़ा लंबा चौड़ा लिखिएगा तो अच्छा लगेगा, है ना, मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्लिप फ्लॉप 1 कब कब टॉगल करेगा हर एक क्लॉक पल्स में, फ्लिप फ्लॉप 2 कब टॉगल करेगा जब हमारा Q1 बार 1 रहेगा, ये कब टॉगल करेगा जब Q1 बार 1 और Q2 बार 1 रहेगा, तब जाके टॉगल करेगा। और ये कब टॉगल करेगा जब Q1 बार, Q2 बार एंड Q3 बार तीनों 1 1 रहेंगे, तभी जाकर के हमारा फ्लिप फ्लॉप 4 टॉगल करेगा। इसी को बस समझाना है और कुछ नहीं। ठीक। अब ये बाई डायरेक्शनल में क्या है, दोनों डायरेक्शन में रहेगा। इसमें अगेन m इज इक्वल टू 1 और 0 वाला कॉन्सेप्ट लगा करके इसको समझा देना और कुछ नहीं। इसमें मेरे को नहीं लगता है कि समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि अभी आपको अप डाउन काउंटर हमने देखा था उसी तरीके से है। ठीक। अब रिंग काउंटर, रिंग काउंटर को देखिए डायरेक्शन सब दिया हुआ है। इनिशियली क्या होगा ना, सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट में रहेंगे एक्सेप्ट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। मैंने उस समय बताया था कि Q0 का वैल्यू 1 रहेगा, है ना। इनिशियली जब फर्स्ट क्लॉक पल्स देंगे, ये वाला क्लॉक पल्स, है ना, तो उस केस में क्या होगा, ये देखो शिफ्ट होते जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ अगेन ये ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो है हमारा शिफ्टिंग होता है रिंग काउंटर में, रिंग की तरह बना रहा है, इसलिए इसको रिंग काउंटर बोलते हैं। जॉनसन काउंटर करने के लिए कहां से आउटपुट आएगा कि जॉनसन काउंटर देखने पहला फ्लिप फ्लॉप से आता है, यानी इस, और बाकी ऐसे 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 बस होता है। ये तो Q3 है तो Q3 बार हो गया, बस इसका वैल्यू तक देखना है, फिर उसको अपोजिट यहाँ लिख देना, ये वैल्यू फिर पीछे आ जाएगा। इस टाइप से आपको काम करना है। तो ये हमारा आपका जॉनसन काउंटर हो गया। ठीक। मॉड 5 काउंटर मैंने समझाया था, है ना,
उसको ही आप लोग देख लेंगे मॉड 5 काउंटर को। ठीक, हो जाएगा ये मॉड 5 काउंटर कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। फिर देखिए फाइनाइट स्टेट मशीन है, ये कौन सा चीज है? हाँ, फाइनाइट स्टेट मशीन में तो आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस इसी को बस दिखा देना है, लिखना है। कुछ भी क्वेश्चन आए यही आप लिखिएगा और कुछ मत लिखिएगा, मिले एंड मूरे मशीन को। फाइनाइट स्टेट मशीन भी आएगा तो भी मिले मूरे मशीन लिखिएगा, मिली मूरे मशीन आएगा तो भी मिली मूरे मशीन लिखिएगा, केवल मिली मशीन आएगा तो भी मिली मूरे दोनों लिख लीजिएगा। मतलब स्टार्ट आपको यहीं से करना, फाइनाइट स्टेट मशीन से ही। ठीक है, बस। ठीक, क्लियर है? जी सर। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ और भी इसमें से जानना है तो आप चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। मैं 5 मिनट्स अगेन वेट करूंगा कि आप कुछ अगर लिखोगे तो फिर मैं उस टॉपिक को फिर से बताऊंगा, अदरवाइज मैं समझूंगा सबको समझ में आ गया है। फाइव मिनट्स बाद बस मैं जस्ट इंट्रोडक्टरी यूनिट 5 बताऊंगा, क्योंकि यूनिट 5 आपका पूरा लैब था, लैब में ही आप बहुत कुछ सीखे हैं, है ना? तो उसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, हेल्पलेस हूँ।
कौन लिख रहा है भैया? फाइनाइट स्टेट वाला समझा दीजिए सर, क्वीन मैक्लेस्की मेथड समझा दीजिए सर। आदित्य साहू, आप कल नहीं थे क्या? आदित्य साहू, आदित्य साहू, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो आदित्य साहू है क्या अभी यहाँ? उसने लिखा क्वीन मैक्लेस्की समझा दीजिए, केएमएफ समझा दीजिए। कल कहाँ थे वो साहब? इसका मतलब वो नहीं थे। 10 बार समझाते रहेगा उसी चीज को यार, तुम लोग को तो हद कर दिए हो। कन्वर्जन केएमएफ के थ्रू रिलेशन कैसे निकालते हैं वो एक बार बता दीजिए यशस्वी साहू। और क्या है? फाइनाइट स्टेट मशीन वाला नोट्स सेंड नहीं किए हैं। नहीं कैसे किया हूँ भाई? चल ठीक है, नहीं किया हूँ तो अभी भेज देता हूँ आपको फाइनाइट स्टेट मशीन का। कहाँ है आपका 3CSC? 10 बार एक ही चीज को कहाँ समझाते रहूंगा भाई? अभी भी लगता वो है नहीं यहाँ पर प्रेजेंट। लो, फाइनाइट स्टेट मशीन चला गया आपका, जिसको नहीं मिला है। मैं अब 5th यूनिट को पहले एक बार बताता हूँ, क्योंकि मेरे को अर्जेंट डिपार्टमेंट से कुछ काम आ गया है तो उसको भी देखना है, और उसके बाद अब टाइम मिलेगा नहीं। यूनिट 5 में आपको कुछ नहीं करना है। ये जो नोट्स आपको भेजा गया है, पीडीएफ भेजा गया है, उस पीडीएफ को आपको बस पढ़ना है। तो ये सब तो आप पढ़ लेंगे, इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ ऐसा नहीं। कि आपका पिन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है, मुझे नहीं लगता है कि ये सब में कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि लैब का सब्जेक्ट है। लैब में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, बताया गया है, तो आप लोग इसको किए ही होंगे कि पिन मोड क्या करता है ना। सेटअप लूप जो है बाय डिफॉल्ट कोडिंग के स्टेटमेंट्स होते हैं जो फंक्शंस की तरह काम करते हैं। सेटअप में हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी पिन से कनेक्शन रहता है उस कनेक्शंस को इसमें लिखा जाता है, एंड कौन सा एज ए आउटपुट काम करेगा, कौन सा एज ए इनपुट काम करेगा, उस चीज को सेटअप में लिखते हैं, वाइड सेटअप में। और वाइड लूप में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली लॉजिक को लिखते हैं। पिन मोड में क्या होता है, पिन मोड का यूज करते हैं हम लोग पिन कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए कि कौन सा पिन किस मोड में है, इसीलिए इसका नाम पिन मोड रखा गया है, ठीक है। पिन में पिन नंबर लिखेंगे और मोड में एज ए इनपुट रहेगा कि आउटपुट रहेगा। तो ये बेसिकली हम लोग कहाँ वाइड सेटअप में ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है पिन मोड 13 कॉमा आउटपुट, इसका मतलब ये है कि 13 जो है एज ए 13 नंबर पिन से जो भी कनेक्टेड है वो एज ए आउटपुट काम करेगा, और यहाँ पे है 13 नंबर पिन से जो कनेक्टेड है दैट विल एक्ट एज इनपुट, ठीक है। डिजिटल राइट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो जिसको हाई और लो को शो करना है तो उसके लिए जो है सो डिजिटल राइट लिखते हैं। जैसे पिन वैल्यू हाई और लो यहाँ पर लिखा जाता है, यानी वो पिन नंबर जो है जो भी कनेक्टेड रहेगा उस पिन नंबर उसको हाई करेंगे या लो करेंगे। जैसे यहाँ पे डिजिटल राइट 13 लो, मतलब 13 नंबर पिन से जो भी रहेगा कनेक्टेड वो लो रहेगा, और इस केस में हाई हो जाएगा। डिजिटल रीड नाम से ही लग रहा है रीड करने का काम करते हैं, यानी जैसे ये वाला स्टेटमेंट है तो पिन नंबर 2 से जो भी कनेक्टेड है, पिन नंबर 2 से जो भी कनेक्टेड है उसको रीड करो स्टेट को, और बटन स्टेट में उसको सेव कर दो उस वेरिएबल में जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। डिले क्या करता है, डिले को शो करता है, मतलब जैसे ऑन और ऑफ करना है आपको, हाई लो करना है तो उसमें बीच में अगर डिले फंक्शन लगा दिए तो आपको उतना देर डिले करेगा, एंड दिस वुड बी इन मिली सेकेंड। 2000 मिली सेकेंड है बेसिकली, 1 सेकंड 1000 मिली सेकेंड के बराबर होता है। अब प्रोग्राम है जैसे एलईडी का ऑन और ऑफ करने का है, डिजिटल पिन 13 से पुश बटन का यूज करके, ये सब तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको अब क्या मैं बताऊंगा प्रोग्राम्स, है ना। अब जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है उसको मैं बस केवल डिस्कस कर दे रहा हूँ। डेफिनेशन ऑफ आईओटी,
IoT क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जैसे इंटरकनेक्टिविटी हो गया, थिंग्स रिलेटेड सर्विसेज, हेटेरोजेनिटी, डायनेमिक चेंजेस, एनॉर्मस स्केल, सेफ्टी, ये सब के बारे में आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ करके और उसको फिर समझाइए अच्छे से, ठीक है। प्लस एक कनेक्टिविटी है। तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT, ठीक। अब सेंसर एंड टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स। सेंसर्स क्या होता है आपको पता ही है, कौन कौन से सेंसर्स होते हैं उसमें से। जैसे सपोज दैट कि 4 सेंसर या 5 सेंसर के बारे में बोलेगा कि आपको डिस्क्राइब करना है, तो हर एक सेंसर्स के बारे में आप यहाँ देख लीजिए, बहुत सारे सेंसर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे सेंसर हैं, उन सारे सेंसर्स के भी बारे में पढ़ लीजिए और उसको 4-5 सेंसर्स आप ना तैयार कर लीजिए कि इसको अगर लिखना रहेगा अपने को थ्योरेटिकल फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 4-5 सेंसर आप तैयार कर लीजिए, रेडी कर लीजिए, है ना। उससे रिलेटेड कोड है, जैसे इस पे टेम्परेचर सेंसर पे आप लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उसका कोड भी है। ह्यूमिडिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर पर आपने काम शायद नहीं किया है, लेकिन ये आपको समझ में आ जाएगा। सारे फंक्शंस को ही मेनली आपको समझना है। जैसे सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे सीरियल मॉनिटर पर अगर अपने को डिस्प्ले करवाना होता है तो उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुएटर्स क्या होता है? एक्चुएटर्स जो होता है सेंसर से थोड़ा हट के होता है। जो भी हमारा IoT डिवाइस होता है, IoT डिवाइस बना हुआ होता है किससे? फिजिकल ऑब्जेक्ट से, कंट्रोलर से, सेंसर से, एक्चुएटर से और नेटवर्क से। तो इसमें जो एक्चुएटर्स होता है ये क्या मूवमेंट या कंट्रोल्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। जैसे सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्चुएटर्स, ठीक है। तो एक्चुएटर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स होते हैं या न्यूमेटिक एक्चुएटर्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स होते हैं। तो कौन क्या होता है उसको आप देख सकते हैं इसमें, है ना। मैकेनिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स यूज करते हैं, ठीक। और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स जो होते हैं वो यूजेस एनर्जी फॉर्म्ड बाय वैक्यूम और कंप्रेस्ड एयर एट हाई प्रेशर टू कन्वर्ट इनटू आइदर लीनियर रोटेटरी मोशन। मीन्स जहाँ पे वैक्यूम से रिलेटेड कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे रोबोटिक्स वगैरह में यूज करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे रोबोटिक्स का हम लोग उंगली को इधर उधर करते हैं, मूव करवाते हैं, ठीक। और बाय यूजिंग कंप्रेस्ड एयर, तो उस केस में हम लोग न्यूमेटिक एक्चुएटर्स उसको बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स जो होता है, इट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट इज यूजुअली एक्चुएटेड बाय मोटर दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल टॉर्क। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बेसिकली जो कन्वर्ट करता है उसमें हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स। ये देखो सोलेनॉइड बेस्ड इलेक्ट्रिक बेल, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा और भी एक्चुएटर्स होते हैं, जैसे थर्मल और मैग्नेटिक एक्चुएटर्स, मैकेनिकल एक्चुएटर्स। तो थर्मल या मैग्नेटिक एक्चुएटर्स जिसमें नाम से ही लग रहा है आपको मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड कुछ है ना, या थर्मल से रिलेटेड यानी हीट से रिलेटेड है, ठीक। ये केवल मैकेनिकल नहीं होगा, ये मैग्नेटिक है ना, हाँ मैग्नेटिक है बेसिकली, है ना। तो मैग्नेट शेप्ड मेमोरी एलॉय भी हम लोग यूज करते हैं एक्चुएटर्स के फॉर्म में। उस तरह से मैकेनिकल एक्चुएटर्स है जहाँ पे एग्जीक्यूट मूवमेंट बाय कन्वर्टिंग रोटेटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एक्चुएटर्स यूज करते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको आप लोग पढ़ ही लीजिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है ना। एक्चुएटर्स के बारे में, सेंसर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT के बारे में, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा एक प्रोग्राम तो आना ही आना है ना। जो प्रोग्राम मैंने कराया उसमें से कोई एक प्रोग्राम आप पढ़ लीजिएगा। तो इतना आप कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का अच्छा एग्जाम जाएगा, है ना। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। मेन है आपको डायग्राम वगैरह अच्छा होना चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पर आज स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक। अगर और भी कोई दिक्कत होगा तो फिर बताएंगे, ठीक। लेकिन क्लास जैसे हमने लिया अभी तो उसका मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने स्पेशली, आप देख रहे हैं कि मैं स्पेशली 2 दिन तक इन्वेस्ट किया हूँ आप पे टाइम, 2-2 घंटा, 1.5-1.5 घंटा। तो मुझे उसका आउटपुट मिलना चाहिए, है ना। आई वांट बेसिकली आउटपुट, है ना। आउटपुट इन द सेंस कि आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए
और एग्जाम अच्छे से दीजिए, ब्लैंक कॉपी मत रखिए, ठीक है? ओके, चलिए बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.